Hey guys, welcome back to our YouTube channel RN Education Foundation. This is विभू पांडे. आज पढ़ने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर 7 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज, जिसमें से हमने जो टॉपिक्स कवर किए हैं उसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो है एड्स. ओके, तो हम पढ़ने वाले हैं एड्स के बारे में. मैंने इसके लिए एक पर्टिकुलर सेपरेट वीडियो इसीलिए बनाया है क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं इन यूपी बोर्ड एज वेल एज सीबीएसई बोर्ड. ओके, तो आपको कंसेप्ट को बिल्कुल क्लियर रखना है क्योंकि ये क्या है, एग्जामिनर्स के लिए मोस्ट फेवरेट टॉपिक है जिसमें वो क्या करते हैं, एग्जाम में इससे क्वेश्चन जरूर पूछ लिया करते हैं. तो आई होप आपको सीरियसनेस पता होगी इसकी, और इसलिए आज स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, और खूब ध्यान से आपको वीडियोज देखना है. चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको टॉपिक से इंट्रोड्यूस कराता हूं. द वर्ड AIDS स्टैंड फॉर एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम. ठीक है, आपको इसका ये एक्रोनिम है और इसका फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम. दिस मीन्स इसका मीनिंग क्या है, द डिफिशियंसी ऑफ इम्यून सिस्टम अक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल इंडिकेटिंग दैट इट इज नॉट अ congenital disease syndrome. okay, means a group of symptom. मतलब यहां पे क्या है, सिंड्रोम का जो लिटरल मीनिंग है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, और ये एक ऐसा सिम्टम है जिसको जो पर्सन है या फिर जो इसका पेशेंट है उसके अंदर उसके लाइफ टाइम में एक्वायर किया गया है. और यहाँ पे इम्यूनो डिफिशियंसी वर्ड भी यूज किया गया. इम्यूनो डिफिशियंसी का मतलब जो इम्यूनिटी है इट विल बिकम वेरी वीक, सो वी कॉल इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम. Okay, AIDS was the first reported in 1981. 1981 में सबसे पहले एड्स को क्या किया गया था, रिपोर्ट किया गया था, एंड इट लास्ट 25 ईयर और सो इट हैज स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड किलिंग मोर देन 25 मिलियन पर्सन. दैट्स मीन जब एड्स को सबसे पहले रिपोर्ट किया गया 1981 में, ओनली विद इन 25 ईयर्स ये पूरी अर्थ पे जहां भी इंसान है वहां तक ये पहुंच गया, स्प्रेड हो गया, और अब तक इस बीमारी से 25 मिलियन लोगों की डेथ हो चुकी है. ओके, तो आप जान सकते हो कि कितना सीवियर है ये केस. इट इज कॉज्ड बाय द ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस. ठीक है, HIV एक वायरस है, HIV, जिससे एड्स कॉज होता है. ओके, अ मेंबर ऑफ अ ग्रुप ऑफ वायरस कॉल्ड द रेट्रोवायरस. रेट्रोवायरस ग्रुप का ये मेंबर है HIV, और जिससे एड्स होता है. विच हैव एन इनवेलप इनक्लोजिंग द RNA जीनोम ट्रांस. यहां पे क्या होता है कि सबसे पहले एक इनवेलप पाया जाएगा. क्या पाया जाएगा, वायरस के अंदर एक इनवेलप पाया जाएगा जिसके अंदर RNA जीनोम होता है. क्या होता है, RNA जीनोम होता है. ट्रांसमिशन ऑफ HIV इन्फेक्शन जनरली अकर बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट. या तो ये सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन, ओके, तो इससे या तो इसका ये स्प्रेड होता है, या फिर बाय ट्रांसफ्यूजन ऑफ द कंटामिनेटेड ब्लड एंड द ब्लड प्रोडक्ट. अगर किसी को ऐसे पर्सन का ब्लड चढ़ा दिया गया है जिसको पहले से HIV वायरस है, तो उस पर जिसको चढ़ाया गया उस पेशेंट को भी क्या हो जाएगा, HIV. तीसरा जो कंडीशन है, बाय द शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल एज द केस ऑफ द इंट्रावेनस ड्रग अब्यूजर्स. मतलब जो ड्रग्स लेते हैं, जो लोग इंट्रावेनस ड्रग्स लेते हैं, क्या करते हैं, ड्रग्स को इंजेक्ट कर लेते हैं ना डायरेक्टली, और उसी नीडल को वो शेयर करते हैं अपने साथ के लोगों के साथ. और अगर उसी नीडल को शेयर करते हैं किसी एक पर्सन को HIV हो तो सभी पर्सन तक वो स्प्रेड हो जाता है. द रीजन डी फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू हर चाइल्ड थ्रू प्लेसेंटा. और अगर किसी प्रेग्नेंट मदर को HIV इन्फेक्शन है तो पूरी पॉसिबिलिटी होती है कि प्लेसेंटा के थ्रू उसके चाइल्ड में भी HIV इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो जाता है. There are 4 aspects we have discussed. Number 1 is sexual contact. Number 2, transfusion of contaminated blood. Number 3, by sharing infected needles. Number 4, by infected mother to her child. Okay. So people who are at high risk of the getting the infection include. अब कौन कौन से लोग हैं जो कि हाई रिस्क पे हैं HIV ट्रांसमिशन के, उनको समझते हैं कि किनको हाई रिस्क होता है. इंडिविजुअल who have the multiple
सेक्सुअल पार्टनर्स, ऐसे लोग जिनके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर हैं उनको हाई रिस्क होता है एड्स होने का। ओके। नंबर 2, ड्रग एडिक्ट पर्सन, ऐसे लोग जो ड्रग एडिक्ट होते हैं उन्हें कुछ पता नहीं होता कि वो जिस नीडल से ड्रग्स ले रहे हैं उससे वो ट्रांसफ्यूजन हो सकता है, किसका, उनके ब्लड में हो सकता है HIV का। ओके। इंडिविजुअल हु रिक्वायर्ड द रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड चिल्ड्रन बॉर्न टू एन HIV इन्फेक्टेड मदर। तीसरा पर्सन कौन है, ऐसा पर्सन जिसको बार बार ब्लड चढ़ाने की जरूरत पड़ रही है, तो ज्यादा चांस होता है कि उसको HIV इन्फेक्शन हो सकता है। और चौथा पर्सन कौन है, द चिल्ड्रन बॉर्न ऑन एन HIV पॉजिटिव मदर। अगर कोई मदर HIV पॉजिटिव है तो उसका बच्चा जो जन्म लेता है, चांसेस होते हैं कि उनके अंदर भी क्या होता है, वो HIV वायरस हो जाता है। Do you know when do people need repeated blood transfusion? Find out and make a list of such condition. यहाँ पे आपको एक वर्क दिया गया है बुक के थ्रू कि आपको ऐसे रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन किसको जरूरत होती है, उनके बारे में, ठीक है। जैसे एनीमिक पर्सन भी है तो उनको बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है, या फिर ऐसे जिनकी स्प्लीन में और बोन मैरो में ब्लड बनना बंद हो जाता है तो वहाँ पर भी आपको बार बार ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट HIV AIDS is not spread by mere touch or the physical contact। ये बात ध्यान देने की है कि किसी को अगर HIV इन्फेक्शन है, एक पर्सन जो कि HIV पॉजिटिव है, उसके साथ अगर कोई मेयर टच या फिर फिजिकल कांटेक्ट है, हाँ, आप हैंडशेक कर सकते हो उसके साथ, ठीक, उसके कंधे पर हाथ रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है कि इस तरह से HIV आपके अंदर आ जाएगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। उसके लिए जो कंडीशंस हम आगे डिस्कस करेंगे, बट इस तरह से मियर टच या फिजिकल कांटेक्ट से HIV स्प्रेड नहीं होता। इट स्प्रेड ओनली थ्रू द बॉडी फ्लूइड। बॉडी फ्लूइड क्या हो सकता है, सीमेन हो सकता है, आपका ब्लड हो सकता है, ठीक, इसी से ये ट्रांसमिट होता है। हेंस imperative for the physical and physiological well-being that the HIV AIDS infected person are not isolated from the family and society। तो इस तरह से अगर अवेयरनेस लोगों के अंदर होगी कि किसी के साथ जनरली बातचीत करने, साथ बैठने या मेयर टच फिजिकल कांटेक्ट से ही HIV नहीं स्प्रेड होता है, ये हमेशा बॉडी फ्लूइड से स्प्रेड होता है, तो ऐसे पर्सन जो कि HIV पॉजिटिव है उन्हें फैमिली या फिर सोसाइटी से बिल्कुल आइसोलेट नहीं कर देना चाहिए। इस तरह से उनके अंदर क्या होता है, एक साइकोलॉजिकल क्या होता है, एक ट्रॉमा उनके पास होता है, ठीक, उनको साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से गुजरना पड़ता है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। देयर इज ऑलवेज अ टाइम लैग बिटवीन द इन्फेक्शन एंड द अपीयरेंस ऑफ द एड्स सिम्टम। लेकिन यहाँ पे जो सबसे खतरनाक बात है एड्स के सिम्टम्स की, कि जब ये वायरस इंट्रोड्यूस होता है एक पर्सन में, तो उसके बाद एक लंबा समय लगता है वहां पर उसके जो सिम्टम्स हैं उनको अपीयर होने में। The period may vary from the few months to many years, usually 5 to 10 years। मतलब ये जो टाइम है ये कुछ महीने भी हो सकता है, जिनकी इम्यूनिटी बहुत वीक है, ये कुछ महीनों में भी आपको इसके लक्षण दिखाई दे सकते हैं, सिम्टम्स देख सकते हो, बट कभी कभी कई साल ले लेता है ये सिम्टम दिखाने के लिए, यूजुअली 5 to 10 years। इसके बाद जाकर के इसके सिम्टम्स आपको दिखाई देंगे। After getting into the body of person, the virus enter into मैक्रोफैग में जब ये वायरस एंटर करता है तो उसका जो RNA जीनोम होता है, हाँ मैंने आपको ये फिगर नहीं दिखाया, पहले मैं इसको दिखा देता हूं, इट इज वेरी नेसेसरी फॉर योर आंसर। ओके डियर स्टूडेंट, लुक एट द डायग्राम। रेट्रोवायरस फैमिली होती है किसकी, HIV की। तो यहां पर उनके अंदर क्या होता है, वायरल RNA की एक क्या होता है, जीनोम, उसके ऊपर एक प्रोटीन की आपको क्या दिखाई दे रही है, कोटिंग दिखाई दे रही है, ठीक, वायरल RNA कोर। वायरस इन्फेक्ट द नॉर्मल सेल, ये आकर के नॉर्मल सेल को क्या कर दे रहा है, इन्फेक्ट कर रहा है। एक एनिमल सेल है, उसकी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको दिखाई दे रही है। वायरस जैसे एंटर करता है, वायरल DNA प्रोड्यूस वेरियस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से वायरल DNA क्या होता है, बन जाता है, ठीक है। वायरल RNA इंट्रोड्यूस इनटू द सेल, यहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है, वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से DNA बन जाता है,
फिर क्या है, वायरल डीएनए इनकॉर्पोरेट इनटू होस्ट जीनोम, अब वो होस्ट के जीनोम के अंदर एंटर कर रहा है। न्यू वायरल आरएनए प्रोड्यूस्ड बाय द इन्फेक्टेड सेल, अब ये जो इन्फेक्टेड सेल है वो उसने नया वायरल आरएनए बनाया, क्योंकि डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है, फिर नया वायरस जो प्रोड्यूस होता है उनका नंबर देखिए 1 2 3 है, और इस तरह से एक नया वायरस जो है दूसरी सेल को अब इन्फेक्ट करने जाएगा, और धीरे 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 इस तरह से क्या होता है, एड्स फैलता जाता है, और इसके सीवियर कंडीशन में ये पूरे बॉडी में हर एक काफी सेल्स को इन्फेक्ट कर चुका होता है। ओके, तो यहाँ पे मैंने आपको ये चीज बता दी। अब मैं आपको वो बेसिक फंडामेंटल एस्पेक्ट बताता हूं जो कि यहाँ आपको लिखना जरूरी होगा एग्जाम में। वायरल डीएनए तक मैंने आपको क्लियर कर दिया कि कैसे वो डीएनए कन्वर्ट होता है, सेल के अंदर जाता है, सेल के अंदर पहुंचते ही वो सेल के जेनेटिक मटेरियल में जाता है, वहां से ढेर सारे फिर वो अपनी कॉपीज बना लेता है। चलिए, द माइक्रोफेज कंटिन्यू टू प्रोड्यूस वायरस एंड इट वे एक्ट लाइक अ HIV फैक्ट्री, और इस तरह से ये HIV फैक्ट्री बन जाती है जिस सेल को इन्फेक्शन पहले हुआ होता है। साइमल्टेनियसली HIV इंटर इनटू द हेल्पर टी लिम्फोसाइट, हेल्पर टी लिम्फोसाइट जो होती है, जो एंटीबॉडी बनाने में हेल्प करती है, उसमें एंटर करता है और रेप्लिकेट एंड प्रोड्यूस द प्रोजेनी वायरसेस, वो वायरसेस को प्रोड्यूस करने लगता है। ठीक है, और फिर वो दूसरी टी लिम्फोसाइट्स को अटैक करता है, और ऐसे करते करते क्या होता है, टी लिम्फोसाइट का जो नंबर होता है हमारी सेल में वो इन्फेक्टेड पर्सन में बहुत कम हो जाता है, और इस पीरियड में पर्सन क्या होता है, बहुत सारा फीवर होने लगता है, उसको डायरिया हो जाता है, वेट लॉस हो जाता है, और इस वजह से क्या होता है कि टी लिम्फोसाइट बहुत कम हो जाती है। द पर्सन स्टार्ट टू सफरिंग द इन्फेक्शन दैट कुड हैव बीन अदरवाइज ओवरकम सच एज दोज ड्यू टू द बैक्टीरिया, स्पेशली द माइकोबैक्टीरियम, वायरस, फंजाई एंड इवन द पैरासाइट लाइक द टॉक्सोप्लाज्मा, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी इतनी वीक हो चुकी होती है कि नॉर्मल से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होने वाली जो डिजीज है उनको भी वो भी उसे घेर लेते हैं, और उससे भी वो खुद को ठीक नहीं कर पाता है, क्योंकि टी लिम्फोसाइट जो कि हमारे लिए एंटीबॉडीज बनाती है वो खुद ही उसकी बॉडी में नहीं है, या फिर इतनी बीमार है कि वो ऐसा नहीं कर सकती। द पेशेंट बिकम्स सो इम्यून डिफिशिएंट दैट ही शी इज अनेबल टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ अगेंस्ट दिस इन्फेक्शन। ओके, वाइडली यूज्ड द डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर द एड्स इज द एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, और जो एड्स को चेक करने के लिए, चेकअप कराने के लिए आपको कौन सा टेस्ट कराना होगा, दैट इज एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, और इन शॉर्ट आप इसको एलिसा बोल सकते हो। ठीक है, एलिसा टेस्ट आपको कराना पड़ेगा अगर आप HIV का टेस्ट करा रहे हो। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ एड्स विद द एंटी रेट्रोवायरस ड्रग्स, एंटी रेट्रोवायरस ड्रग्स से ओनली पार्शियली इफेक्टिव, ये बहुत पार्शियली इफेक्टिव है, पूरी तरह से इफेक्टिव नहीं है, और इस वजह से पेशेंट को पूरी तरह से प्रिवेंट नहीं किया जा सकता इन ड्रग्स से। प्रिवेंशन कैसे करेंगे? एज यू नो, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सो एड्स हैज नो क्योर, मतलब एड्स का कोई ट्रीटमेंट है ही नहीं। प्रिवेंशन इज द बेस्ट ऑप्शन, सो प्रिवेंशन इज द बेस्ट ऑप्शन। HIV infection more often spread due to the conscious behavior pattern, that is not something that happen inadvertently like the pneumonia or typhoid. Okay, ये निमोनिया या फिर टाइफाइड की तरह की बीमारी नहीं है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें इसको होने से रोकने के लिए हमें खुद केयरफुल होना होगा। ठीक है, infection in the blood transfusion patient newborn from mother may take place due to poor monitoring। ठीक है, ये पुअर मॉनिटरिंग की वजह से हो रहा है। क्यों? क्योंकि अगर उस ब्लड का ठीक से चेकअप किया गया होता और पर्सन को वो ट्रांसफ्यूजन किया गया होता है HIV का, तो शायद वो स्प्रेड होने से बच जाता, या फिर बिफोर प्रेगनेंसी मदर का चेकअप किया गया होता तो उसको पता चल जाता कि HIV पॉजिटिव है, तो प्रेगनेंसी को क्या किया जाता है, अबॉर्ट भी कर सकते थे ना। ठीक है, The only excuse may be ignorance and it has been the rightly said, don't die of ignorance। तो यहाँ पे don't die of ignorance की जो बात कही जा रही है क्या है कि इससे आपको बहुत केयरफुल रहना है। बिल्कुल ऐसा कोई पुअर मॉनिटरिंग का केस अगर हो सकता है तो सिर्फ हमारी गलती की वजह से हो रहा है, हमें पूरा एक्टिव होना चाहिए। ओके, इन आवर कंट्री द नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन NACO
and other non-government organization NGOs are doing a lot to educate people about AIDS. हमारी कंट्री में NACO, the नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, और कुछ NGOs हैं जो कि लोगों को बहुत अच्छे से एजुकेट कर रहे हैं एड्स से बचने के लिए. WHO started a number of programs to prevent the spreading HIV infection, making blood safe from HIV, ensuring the use of only disposable needle and the syringe in public and private hospital and clinics, free distribution of the condoms, controlling drug abuse, advocating the safe sex and promoting the regular checkups for the HIV in susceptible population are some such steps taken up. WHO ने क्या क्या चीजें की है कि यहाँ पर द यूज ऑफ पहला हमारा क्या है कि हमेशा जो ब्लड बैंक्स हैं वहां पर उनको सेफ रखा जाए ब्लड को, और उसका चेकअप होता रहे कि ये HIV पॉजिटिव नहीं है. किसी को अगर ट्रांसफ्यूज कराया भी जा रहा है तो वो पहले से मॉनिटर करके कराया जाए. वो बिल्कुल 100% श्योर होना चाहिए कि HIV नेगेटिव ब्लड ही ट्रांसफ्यूज कराया जा रहा है. फिर क्या है, द यूज ऑफ द ओनली डिस्पोजेबल नीडल एंड सिरिंज इन क्लिनिक हॉस्पिटल. ओके, तो यहाँ पे डिस्पोजेबल एक बार यूज करके आप उसको फेंक दीजिए, दोबारा यूज नहीं करना है, क्योंकि इसमें अगर किसी पर्सन को हुआ है HIV और दोबारा यूज कर लिया तो दूसरे पर्सन को इन्फेक्ट किया जा सकता है. ठीक है. द फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्डम्स, और इससे क्या हो सकता है कि जो वायरस है एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ट्रांसफ्यूज नहीं होगा. कंट्रोलिंग द ड्रग एब्यूज, अगर कोई ड्रग एब्यूज करता है तो इसको भी कंट्रोल करना है, पेट्रोलिंग होती रहती है उसकी. एंड एडवोकेटिंग द सेफ सेक्स. ठीक है. द प्रमोटिंग सेफ सेक्स मीनिंग यही है कि जिन काउंटर पार्ट्स में ये हो रहा है उन दोनों को HIV नेगेटिव होना चाहिए. एंड प्रमोटिंग द रेगुलर चेकअप्स फॉर द HIV सस्पेक्टेबल पॉपुलेशन. जैसे जो लो एजुकेटेड कंट्री है वहां पर क्या है कि कुछ सस्पेक्ट एरिया होता है जहां पर HIV बहुत तेज से फैलता है, तो वहां के लोगों को क्या करना है, रेगुलर चेकअप और उन्हें आइसोलेट करना. ऐसे कुछ सच स्टेप्स हैं जिनसे हम एड्स को कंट्रोल कर सकते हैं. इन्फेक्शन विद HIV और द हैविंग एड्स इन समथिंग दैट शुड बी नॉट बी हिडन. ये ऐसी कोई शर्म की बात नहीं है जिसको छुपाया जा सके, क्योंकि हमारी सोसाइटी को अगर हेल्दी रखना है तो हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि ये वायरस बहुत ही तेजी से फैल रहा है. और सबसे बड़ी बात है कि कोविड फैला तो बहुत तेजी से, लेकिन उसको कंट्रोल भी किया जाता है बिकॉज वी हैव वैक्सीन अबाउट दिस. बट एड्स की ना तो कोई वैक्सीन है ना ही कोई मेडिसिन है, तो हमें क्या करना चाहिए, सिर्फ एजुकेशन ही ऐसी चीज है जिससे हम इसको स्प्रेड होने से रोक सकते हैं. और दैट द रीजन यू हैव द टॉपिक इन योर टेक्स्ट बुक. द इन्फेक्शन में स्प्रेड टू many more people. HIV infected people need help and the sympathetic instead of the being shunned by the society. सबसे बड़ी बात है क्योंकि ये साइकोलॉजिकल ट्रॉमा होता है पर्सन में कि लोग उसको गलत नज़र से देखते हैं, चाहे किसी भी वजह से HIV इन्फेक्शन उसको मिला हो. ठीक, तो ऐसे लोगों को बिल्कुल आइसोलेट नहीं करना चाहिए. सोसाइटी वालों को ये समझना चाहिए कि ये किसी भी तरह से ट्रांसफ्यूज हो सकता है उस पर्सन में. ठीक, unless society recognize it as the problem to be dealt with in a collective manner, the chances of wider spread of the disease increase manifold. It is a malady that can only be tackled by the society and the medical fraternity acting together to prevent the spread out of disease. तो अगर मेडिकल साइंस में इसकी ना तो कोई दवा है, ना तो कोई ट्रीटमेंट, ना कोई वैक्सीन है, तो सिर्फ सोसाइटी और एजुकेशन, ये दो ही ऐसे एस्पेक्ट हैं जो कि इसको HIV इन्फेक्शन को फैलने से रोक सकते हैं. ठीक, तो HIV इन्फेक्शन को फैलने से रोकने के लिए अगर एजुकेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो एजुकेशन में आपको सबसे पहले बताया जा रहा है, तो यू हैव टू अवेयर अबाउट एड्स. और आपको क्या करना चाहिए, सोसाइटी में इन चीज़ों को जो आप जान पाए, शायद काफ़ी लोग ना जान पाए, उन तक इसको स्प्रेड करना चाहिए. आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी. सो डू लाइक, सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग.